हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर में। आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर मुलाकात हुई है। पैटर्न को लेकर कंफ्यूजन था क्योंकि अब दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप उसको फिल कर दीजिएगा, तो उसके बेस पे अब पैटर्न को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के फॉर्म में 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस के क्वेश्चन हैं, इसीलिए उसके हिसाब से पैटर्न तैयार किया गया है। तो गाइस, पिछली वीडियो में जो था हमारा फ्रेंच मतलब भारत में फ्रांसिस कंपनियों का आगमन हमने पढ़ा था। आज की जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक के 3 युद्ध। ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुए थे। गाइस याद रखिएगा, किसी भी देश में, चाहे भारत के आंतरिक हिस्से में या बाहरी विदेशी कंपनी ने कोई भी युद्ध किया हो, तो बिना फायदे के तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं है। या तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, या तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गुटबाजी हुई होगी। तो यही एक कर्नाटक युद्ध स्टार्टिंग है अंग्रेज और फ्रांसिस कंपनी के बीच में। जो ये दोनों यूरोप की कंपनी, बाहर इनकी लड़ाई हुई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में पड़ा। प्रभाव कैसे पड़ा, तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कर्नाटक वॉर यानी कर्नाटक का युद्ध, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नोटपैड ले लीजिए। अब बोर्ड पे देखिए गाइस, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट से लेकर चलता हूँ। देखिए इस बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ नॉलेज लिखी हुई है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। जैसे कि मैंने कहा था कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध यानी कि कर्नाटक, भारत का जो हिस्सा कर्नाटक है उसको लेकर युद्ध नहीं हुआ था, कर्नाटक क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। इसीलिए इस युद्ध को कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। देखिए, इस पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो था 1746 से 1748 ईस्वी, यानी कि 2 साल का ये युद्ध था। पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो बड़े ही लंबे समय तक चलते थे। अगर कमजोर शासक हुआ तो युद्ध वो जल्दी खत्म हो जाता था। अगर शासक मजबूत हुआ तो युद्ध बहुत ही लंबा चलता था। कुछ ऐसा ही कर्नाटक युद्ध में देखा गया, क्योंकि यूरोप कंपनी में फ्रांस और अंग्रेज दोनों ही बहुत ही ताकतवर कंपनी थी। इनका विस्तार बहुत ही बड़ा था और ये युद्ध क्षेत्र में किसी को भी हराने के लिए सक्षम थी। देखिएगा, इस यह युद्ध यूरोप में दोनों शक्तियों के मध्य लड़ा गया, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांस। ये यूरोप की दोनों शक्तियां, यूरोप कंपनी थी ना, इसलिए यूरोप के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध हुआ क्यों था? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया देश का उत्तराधिकारी चाहिए था। यानी कि जैसे कि भारत आए थे, फ्रांस भी आई, ब्रिटिश भी आई, डच भी आई, पुर्तगाल भी आई और डेनिश भी आई। तो वैसे ही अब इनकी रणनीति थी कि हम अब ऑस्ट्रिया पे कब्जा करें, यानी ऑस्ट्रिया को अपने उत्तराधिकार में ले ले। तो इसी को लेकर फ्रांस और ब्रिटिश के बीच संघर्ष हुआ 2 साल का। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था गाइस। अगला देखिए, 1746 में यह युद्ध आरंभ हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। अभी तक तो ये ऑस्ट्रिया को लेकर बात थी, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रिया को लेकर भारत में क्यों युद्ध होता, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि मान लीजिए यूरोप कंपनी दोनों ऑस्ट्रिया में लड़ रही है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए यूरोप में लड़ रही है। भारत में लड़ने का क्या रीजन था? भारत में लड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अंग्रेज का जो कैप्टन था उसने फ्रांस की जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था। जो फ्रांस की जहाजें भारत में चला करती थी वो अंग्रेज ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसीलिए यह युद्ध कर्नाटक का युद्ध कहलाया। देखिएगा, इस अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा
फ्रांसीसी जहाजों को कब्जा कर लेना था। जैसे कि मैंने कहा गाइस कि यूरोप की लड़ाई थी भारत में क्यों हुई, तो रीजन यही था कि ये लड़ाई यूरोप में हुई और ये फ्रांसीसी जहाजों को जो कब्जा कर लिया था इन्होंने, तो उसका असर भारत में दिखा। इसके बाद फ्रांसिस गवर्नर जो डुप्ले थे उस समय के, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि बातचीत से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि बिना युद्ध के दोनों यूरोप कंपनी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि युद्ध होता तो धन का नुकसान होता, सैनिक नुकसान होते, क्षेत्र किसी ना किसी के कब्जे में जाता। तो ये फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेजी कंपनी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसने युद्ध करना चाहा। युद्ध करने का असर ये था कि देखिएगा, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस देश उस समय फ्रांस के कब्जे में था। तो जो फ्रांस के गवर्नर थे उस समय, ला बुर्दने, गाइस नोट कीजिएगा, मॉरिशस में फ्रांसिस गवर्नर ला बुर्दने की सहायता से मद्रास को घेर लिया। यानी कि अब फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने, जो कि भारत में थे, उन्होंने अपनी रणनीति शुरू कर दी। कैसे कर दी? उन्होंने मॉरिशस में जो फ्रांस के गवर्नर ला बुर्दने थे उनकी सहायता से मद्रास को घेर लिया, जो कि मद्रास उस समय अंग्रेजी कंपनी के अधिकार में था। 21 सितंबर 1746 ईस्वी को, गाइस नोट कीजिएगा, 21 सितंबर 1746 को जब ये युद्ध हुआ, मैं मिस्टेक गाइस, 1746 ईस्वी में यह युद्ध प्रारंभ हुआ और कुछ महीनों बाद 21 सितंबर 1746 को अंग्रेजी कंपनी ने सरेंडर कर दिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों किया? क्योंकि फ्रांसिस उस समय बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और अंग्रेजी कंपनी अपना विस्तार नहीं कर पाई थी जितनी तेजी से फ्रांस ने किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज असहाय हो गए थे, यानी कि उनको कोई रास्ता नहीं सूझा। उनको लगा कि यह युद्ध तो हमारे हाथ से जा ही रहा है, तो ज्यादा नुकसान ना करके आत्मसमर्पण करना ठीक रहेगा। इसीलिए 21 सितंबर 1746 ईस्वी को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक मैं लेके आता हूं, यानी अगला पॉइंट लेके आता हूं। तो गाइस अभी तक हमने जो देखा था वो सारे एक एक टॉपिक आई होप आप लोगों ने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। आत्मसमर्पण करने के बाद भी यह युद्ध 2 वर्ष तक चला, क्योंकि अंग्रेज ने तो इसको आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन फ्रांस को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार चाहिए था, इसीलिए युद्ध चलता रहा। परंतु इस बीच में फ्रांस के एक सैनिक सेंट टोपे का युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के साथ हुआ। देखिएगा, फ्रांसिस सेना सेंट टोमे और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। ये युद्ध कर्नाटक में हुआ और ये प्रथम कर्नाटक वॉर के बीच ही हुआ, यानी कि एक तरफ जहां दोनों कंपनियां ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए लड़ रही थी और भारत में अंग्रेज और फ्रांस जहाजों के लिए लड़ रही थी कि आपने हमारे जहाजों को क्यों कब्जा किया, वहीं यह एक युद्ध कर्नाटक के नवाब के साथ छिड़ गया। परंतु यह युद्ध फ्रांस के हित में रहा और फ्रांस यह युद्ध विजयी रही। देखिएगा, इस प्रथम कर्नाटक का युद्ध का अंत 1748 में फाइनली हो गया। 2 वर्ष का यह युद्ध था। आत्मसमर्पण के बाद भी युद्ध चलता रहा, लेकिन एक समय पे आके यह युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई, यानी कि ऑस्ट्रिया को उसका उत्तराधिकारी मिल गया, तब जाके ये युद्ध समाप्त हुआ। और कैसे समाप्त हुआ? जब कोई युद्ध समाप्त होता है या युद्ध होता है
तो उसके बीच में संधि होती है, एक एग्रीमेंट होता है। और ये प्रथम कर्नाटक वॉर में एक एग्रीमेंट हुआ, आक्सा ला सैपेल। गाइस ये नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आक्सा ला सैपेल की संधि हुई। इस शर्तों में ये था कि मद्रास अब अंग्रेजों को वापस कर देना था, यानी कि जिस मद्रास को फ्रांस ने अपने कब्जे में लिया था, वह इस संधि के शर्तों के तहत अब अंग्रेज को वापस करना था। तो गाइस जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं सेकेंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट करता हूं। द्वितीय कर्नाटक वॉर, यानी कि अब सेकेंड कर्नाटक वॉर जो हुआ वो भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ, लेकिन इस बार विवाद अलग था। इस बार ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए था इनको। इस बार जो था वह हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारी के क्षेत्र का यह मामला था। यानी कि इस बार यह भारत के आंतरिक मामले में ही युद्ध शुरू हुआ। पहला वॉर था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी मेन वजह थी, लेकिन इस बार भारत के अपने आंतरिक हिस्सों की वजह से ही यह युद्ध हुआ। यह युद्ध 1749 से लेकर 1754, यानी कि पंचवर्षीय युद्ध, 5 साल तक यह युद्ध चला। इस युद्ध की जो रणनीति थी वो ये थी कि अब अंग्रेज और फ्रांस ने एक दूसरे के विरोधी गुट को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था। यानी कि अंग्रेज अब फ्रांस के समर्थकों को अपना बनाने लगी थी और फ्रांस अंग्रेज का समर्थक को अपना बनाने लगी थी, जिसके वजह से विरोधी गुट हुआ और यह आग में घी डालने का काम हुआ इस युद्ध में, जिससे कि दोनों कंपनियों को फायदा हो। यानी कि युद्ध में किसी का पक्ष भारी हो, किसी का पक्ष कम हो, यह एक रणनीति के तहत किया गया था। उसके बाद फ्रांस और अंग्रेज ने कर्नाटक के नवाब के लिए दो प्रतिद्वंदियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। जैसे कि फ्रांस ने चंदा साहब को दिया, तो अंग्रेज ने अनवरुद्दीन को दिया। साथ साथ दक्कन की सूबेदारी, गाइस याद रखिएगा, पहले के जमाने में सूबेदार हुआ करते थे जो पूरा राज्य भी संभाल सकते थे। तो ऐसे ही दक्कन की सूबेदारी के लिए फ्रांस ने मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया, तो अंग्रेज ने बड़ा दांव खेल के मुजफ्फर जंग के भाई यानी कि नासिर जंग को समर्थन दिया। हुआ ये कि बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यानी कि चंदा साहब, अनवरुद्दीन, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग युद्ध किए। 1749 में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ अंबूर में। कर्नाटक का एक क्षेत्र है अंबूर, जहां यह युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो निर्णायक निर्णय ये, यानी कि ये जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो नतीजा था वो ये था कि चंदा साहब ने अनवरुद्दीन, यानी कि जो पहले कर्नाटक के नवाब रह चुके थे, उनको पराजित करके मार दिया। गाइस एक बात नोट कीजिएगा, पहले जब युद्ध होता था तो या तो मार दिया जाता था या तो संधि कर ली जाती थी। ये पहले जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं इतिहास का, उसमें ये चीज सामने आई है। तो मार डाला उन्होंने अनवरुद्दीन को। वैसे ही मुजफ्फर जंग और नासिर जंग का जब युद्ध हुआ तो नासिर जंग जीत गए, यानी कि मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हार गए। परंतु 1750 ईस्वी में जब नासिर जंग की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी दे दी गई। तो गाइस अब आगे बोर्ड पे देखिए, मैंने कुछ टॉपिक पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूं वही पॉइंट्स लिखा है। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच यह युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच। ब्रिटेन और फ्रांस कंपनी एक दूसरे के विरोधी गुटों को समर्थन दे रही थी। डुप्ले ने, यानी फ्रांस के गवर्नर ने नवाब पद के लिए चंदा साहब,
दक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फरजंग, यहाँ चंदा साहब, यहाँ मुजफ्फरजंग का समर्थन किया। तो अंग्रेज ने अनवरुद्दीन नासिर जंग का समर्थन किया। 1749 ईस्वी में अंबूर में युद्ध हुआ। चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को मार डाला पराजित करके। वहीं मुजफ्फरजंग नासिर जंग से हार गया। नासिर जंग की मृत्यु के पश्चात 1750 में दक्कन का सूबेदार बन गया। अब यहाँ एक नए चीज की एंट्री हुई। एंट्री वो थी कि अब लॉर्ड क्लाइव यानी कि अंग्रेज का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव की एंट्री हुई। उसने क्या किया, 1751 में अकाट को घेरा। इसी युद्ध के दौरान ही घेरा। तो गाइस आप इसको फटाफट नोट कीजिए। इसको फिर मैं 2 पॉइंट्स और रह रहे हैं वो आपको कंप्लीट कराता हूं। तो गाइस लॉर्ड क्लाइव की एंट्री हुई, अकाट पे उसने घेरा डाल दिया। लेकिन अब यह युद्ध अपनी अंतिम पड़ाव पे थी, यानी कि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यानी कि ये युद्ध मान के चले तो अंग्रेजों के पक्ष में ही यह युद्ध रहा, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांस को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इस नुकसान को देखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने डुप्ले को वापस बुला लिया और अगला गवर्नर गोडेहू को नियुक्त कर दिया भारत में। साथ साथ 1754 ईस्वी में युद्ध विराम हो गया। पौंडीचेरी की संधि के तहत यह युद्ध विराम हुआ था और यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा। देखिएगा इस डुप्ले को युद्ध में नुकसान हुआ, जिसको देखकर फ्रांस ने डुप्ले की जगह गोडेहू को गवर्नर नियुक्त किया। 1754 ईस्वी में फ्रांस और अंग्रेज के बीच पौंडीचेरी की संधि हुई, जिसके तहत युद्ध विराम हुआ और अंग्रेज के पक्ष में यह युद्ध रहा, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को ज्यादा फायदा हुआ था। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए। फिर तीसरा कर्नाटक वार हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर कर्नाटक का हमने पढ़ा। दोनों में देखा कि दोनों में स्थिति अलग थी, परंतु वापिस जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ स्थिति सामान्य हो गई। क्यों हुई कि जब फर्स्ट कर्नाटक वॉर में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो वही स्थिति वापस थर्ड कर्नाटक वॉर में आ गया। कैसे आया? रीजन ये था कि इस बार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को समर्थन किया, तो वहीं अंग्रेज ने पर्सा को समर्थन किया। दोनों यूरोपियन कंपनी ने दोनों अलग अलग देश को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत में इसका असर पड़ा। असर कैसे पड़ा? वो ये था कि जब बाहर की कंपनी मतलब कि दोनों यूरोप कंपनी बाहर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो उसका असर जब भारत की फ्रांस और अंग्रेज कंपनी टकराई तो वहां पे इसका असर दिखा। अब उसका क्या असर है दिखेगा इस बोर्ड पे। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है, क्योंकि यह 1756 से लेकर 1763 तक चला, यानी कि 7 वर्ष तक चला। इस युद्ध का जो कारण था, फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लाली, यानी कि जो काउंट डी लाली था वो ऑस्ट्रिया का था, उसको भारत में जो भी फ्रांस ने क्षेत्र जीते थे, यानी कि भारत में जितने फ्रांस के क्षेत्र थे, सैनिक हो अर्धसैनिक हो, वो प्रदान किया जाना था। वहीं अंग्रेज ने जब बंगाल पे नियंत्रण कर लिया, यानी कि अब बंगाल की स्थिति ठीक हो गई थी। कैसे ठीक हुई थी? क्योंकि उन्होंने बंगाल को जीत लिया था। अब बंगाल शुरू से ही काफी ज्यादा धन शुरू से था। बंगाल में धन की कमी नहीं थी, और ये धन जब उनको मिला तो अंग्रेज की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। साथ साथ देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आर्थिक स्थिति। बंगाल में कारखाने थे जो पुर्तगाल ने भी खोले थे,
डच ने भी खोले थे, उनका फायदा उठाया इन्होंने। व्यापार बहुत ज्यादा होता था बंगाल से, तो धन कमाने का एक जरिया था, स्रोत था, इसलिए ये बंगाल जीतने के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने दक्कन जीत लिया। दक्कन की जो सूबेदारी कर रहे थे वो थे मुजफ्फर जंग, उनसे युद्ध करके दक्कन को अपने कब्जे में कर लिया। जब 1758 ईस्वी में गए, अब बात होती है 1758 में लाली यानी काउंट डी लाली की, उसने फोर्ट डेविड, माय मिस्टेक गाइस, फोर्ट सेंट डेविड को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन तंजौर का क्षेत्र था उसको वो अपने नियंत्रण में नहीं ले सका, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाली और फ्रांस की जो व्यक्तिगत छवि थी वो अब खराब हो गई। खराब क्यों हुई? कि वो इतनी ताकतवर थे, फिर भी वो अंग्रेज का सामना नहीं कर पा रहे थे, और अंग्रेज ने कूटनीति का इस्तेमाल किया। गाइस, लाली ने अपनी स्थिति ठीक करने के लिए, यानी काउंटी लाली ने अपनी स्थिति ठीक करने के लिए हैदराबाद से बस्ती को बुलाया। उस समय हैदराबाद का जो शासक था वो था बस्ती, उसने उसको बुलाया अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। परंतु गाइस, बस्ती को बुलाना लाली के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बस्ती के आने के बाद लाली की स्थिति और कमजोर हो गई। तो गाइस, आप इसको नोट कीजिए। अब 2-3 पॉइंट रह रहे हैं, उसको लेकर फिर हम खत्म करेंगे आज का लेक्चर। तो गाइस, यहाँ तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब जो आगे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब अंग्रेज ने फ्रांसिस से पौंडीचेरी, माही और जिंजी तीनों का अधिकार अपने कब्जे में कर लिया। लाली ने बुस्सी को तो बुलाया ताकि वो स्थिति मजबूत कर सके, लेकिन 1761 में अंग्रेजों ने बुस्सी को ही कैद कर लिया, जिसकी वजह से लाली और कमजोर हो गया। फ्रांस की स्थिति अब नीचे गिर गई थी, यानी कि अब उनकी स्थिति खराब होती जा रही थी, बदतर होती जा रही थी। वो अब स्थिति में नहीं रह गए थे कि वो और युद्ध कर सके। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी उनकी, और साथ साथ सैन्य बल भी। इसलिए गाइस देखिए यहाँ पे 1746 में, मैं मिस्टेक है, 1746 नहीं, 1756। देखिए गाइस, 1756 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर आयर कोट, अंग्रेज के एक अधिकारी थे सर आयर कोट के नेतृत्व में वॉन्डिवॉस युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। यानी कि 1756 में एक वॉन्डिवॉस युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसिस को हरा दिया। यहां से इस युद्ध के बाद फ्रांस का कब्जा भारत के क्षेत्रों से खोता दिखा। अब भारत में व्यापार करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं रह गई थी। वहीं देखिएगा, 1761 में बुत्सी को कैद किया, जो कि हैदराबाद से बुलाया गया था, और पौंडीचेरी पर माही और जिंजी 3 क्षेत्रों पर अधिकार किया। अब अंग्रेज इस युद्ध को समाप्त चाहती थी, वो और युद्ध नहीं करना चाहती थी। इसलिए 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, जैसे पौंडीचेरी की संधि हुई सेकंड कर्नाटक वॉर में, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में ऑक्सला स्टेपल की संधि हुई, वैसे यहाँ पेरिस की संधि हुई। और अंग्रेजों ने जो भी फ्रांस के क्षेत्र अपने कब्जे में किए थे, जैसे कि चंद्रनगर, बहुत ही फेमस जगह है चंद्रनगर, और बाकी अन्य क्षेत्र सब वापस करके फ्रांस को इस युद्ध को समाप्त किया। तो गाइस, आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि काफी डीप नॉलेज थी ये। थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, अब बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।